नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा आपकी 16 और 17 फरवरी को करवाई जाएगी। इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। इस चैनल पर आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का जो पूरा का पूरा सिलेबस है उसको भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ मॉडल पेपर भी आपके लिए प्रतिदिन लाए जा रहे हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, इसमें रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू भी होगा, लेकिन रिटन एग्ज़ाम को मिला के 200 अंकों का होता है, जिसमें 60 अंक यानी कि 30 प्रश्न आपके जीएस से होते हैं। तो इसके पहले यानी कि 2022 की परीक्षा थी, इसके पहले 2021 में जो परीक्षा हुई थी उसमें जीएस के जो 30 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों को बिल्कुल अपडेटेड यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस प्रकार के प्रश्न और किस टॉपिक से प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। पूरा जो सेशन है इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। और ये जो पीडीएफ जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ आप चाहें तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर टेलीग्राम चैनल है, दोनों पर जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में निम्नांकित में कौन सा या कौन से सही हैं। तो देखो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो पर्यावरण प्रदूषण होता है इसमें 4 तत्व शामिल होते हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। ये चारों चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। यहाँ पर जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, लेकिन मृदा प्रदूषण नहीं है। इसके बावजूद जो इसका आंसर बनेगा उसमें तीनों तत्व इसमें शामिल रहेंगे। तो विकल्प डी सभी सत्य है वाला जो विकल्प था, ये आपका करेक्ट है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जैविक विविधता के लिए कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। तो देखो, जो पर्यावरण से संबंधित दिवस होते हैं और उसकी जो थीम होती है, ये आप लोग अच्छे से रट लेना। एग्ज़ाम में हो सकता है कि इससे प्रश्न बने। जैसे कि बात यहाँ पर क्या हो रही है, जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो कि प्रतिवर्ष होता है 22 मई को। अब अगर हम आपसे ये पूछें कि जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन कहाँ पर किया गया 2024 में, तो इसका उत्तर क्या बनेगा, नागालैंड में किया गया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसकी थीम क्या रही 2024 में, इसकी थीम क्या रही। तो थीम है योजना का हिस्सा बने। थीम जरूर जो है इसको याद कर लेना, योजना का हिस्सा बने। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग याद रखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि चतुर्थ विश्व शब्दावली किन देशों के लिए प्रयुक्त की जाती है। उच्च विकसित देशों के लिए नहीं की जाती है। इसके अलावा जो विकल्प हैं न्यूनतम विकसित, विकसित और विकासशील, तो ना तो विकसित के लिए होगा, ना तो उच्च विकसित के लिए होगा, ना ही विकासशील के लिए। ये जो चौथी दुनिया के देश कहे जाते हैं, ये जो न्यूनतम विकसित देश होते हैं उनके लिए ये प्रयुक्त किया जाता है। तो विकल्प बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है। 1 मेगाबाइट जो है कितने किलोबाइट गीगाबाइट के बराबर होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर बात हो रही है 1 MB के बारे में। 1 MB बराबर क्या होता है, 1024 KB के बराबर होता है। तो यहाँ पर विकल्प बी आपका करेक्ट है। इसके बाद है, रौन घाटी में नीचे की ओर बहने वाली ठंडी स्थानीय हवा को क्या कहते हैं। रौन घाटी में नीचे की ओर बहने वाली ठंडी स्थानीय हवा को कहते हैं मिस्ट्रल। इसका उत्तर ऑप्शन बी है, मिस्ट्रल। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका मिस्ट्रल नामक पवन है, ये कहाँ पर चलती है। तो देखो, ये जो मिस्ट्रल पवन है ना, ये दक्षिणी फ्रांस में चलती है। कहाँ पर चलती है, दक्षिणी फ्रांस में। ठीक है, यह एक स्थानीय ठंडी हवा है जो आल्प्स पर्वत से शुरू होकर रोन घाटी से होकर गुजरती है और भूमध्य सागर की ओर जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र कौन सा है। जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र है पश्चिमी घाट, विकल्प ए। अब ये जो पश्चिमी घाट है, जब आप मैप देखेंगे भारत का मैप, तो ये वाला जो पोर्शन आता है, तो ये काफ़ी विस्तार में है। और अगर हम बात करें कहाँ से कहाँ तक, तो ध्यान देना कि यह गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से स्टार्ट होता है। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से यह स्टार्ट होता है और इसके बाद ये गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु से होते हुए केरल तक और कन्याकुमारी तक चला जाता है, काफ़ी नीचे तक जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट। और ये जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई थी, इनको आपस में मैच कराना था। इसके बाद जो कूट दिया गया है उसके आधार पर आपको आंसर चुनना था। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जानते ही हैं कि विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहते हैं विटीकल्चर। वेजिकल्चर ये सब्जी की खेती होती है। पिसीकल्चर मछली पालन को कहते हैं और वृक्षों की खेती को क्या कहते हैं, ओलेरीकल्चर। तो यहाँ पर जो ऑफिशियल आंसर की है उसके मुताबिक ओलेरीकल्चर वृक्षों की खेती दिया गया है। बाकी आप लोग कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है, तो ठीक है, आप लोग भी सही हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर यही है।
इसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। अब देखो टेक्नोलॉजी नहीं, ये था इकोलॉजी, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर सुधार कर लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ये कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये मिलेगा आपको नई दिल्ली में, ठीक है, कहाँ पर? नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1986 को, 5 जून 1986 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और सबसे लास्ट में जब आप देखेंगे ना तो मणिपुर आपको मिलेगा यहाँ पर। तो ये मणिपुर आपका उत्तर हो जाएगा। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है कमेंट करके बताइए ज़रूर, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो ये है आपका हरियाणा। अगर हम देखें 2011 की जो जनसंख्या यानी कि जो जनगणना हुई थी उसमें 1000 पुरुषों पर 1000 मेल्स पर जो फीमेल्स थी उनकी संख्या कितनी थी? तो आपको पता ही है कि जो फीमेल्स थी उनकी संख्या 877 महज थी। तो यहाँ पर डी जो है आपका आंसर है। पृथ्वी तल के सबसे निकट वायुमंडल की परत का नाम क्या है? तो जैसे कि ये हमारा जो है अर्थ हो गया, अर्थ के बाद अगर देखेंगे तो सबसे इसके जस्ट बाद क्या पूछ रहे हैं? सबसे निकट, इसके जस्ट बाद जो वायुमंडल की परत है इसको क्या कहेंगे आप? इसे कहेंगे आप ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल। ये है आपका ट्रोपोस्फियर। इसके बाद जो आता है इसको क्या कहेंगे आप? ये है आपका स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल। फिर आपका हो जाएगा ये वाला जो है ये मेसोस्फियर मध्य मंडल, और इसके बाद थर्मोस्फियर आ जाएगा, ठीक है, और फिर एक्सोस्फियर। तो मध्य मंडल या आन मंडल एक ही होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ये जो पढ़ते हैं इसको भी आप रट लीजिएगा, एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर जो विकल्प सी है क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर, यही हमारा उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 लॉकडाउन के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रथम तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में कितनी गिरावट आई थी? देखो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको एक टॉपिक मिल रहा है कि जो आपका बजट है उससे संबंधित जो थोड़े मोटे मोटे प्रश्न हैं उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल इसका उत्तर तो विकल्प बी था। एग्जैक्टली जो डेटा था वो 7.7% का था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रकार के बैंक विभेदित बैंक यानी कि डिफ्रेंशिएटेड बैंक के रूप में स्थापित हैं? तो देखो ये जो विभेदित बैंक होते हैं क्या होते हैं? ये जो ना कमर्शियल बैंक से थोड़े अलग होते हैं, और ये जो संकल्पना थी ये 2013 में अपनाई गई थी। 2013 में इसमें पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल होते हैं। तो ए और बी वाला जो विकल्प है ये आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो ये जो 2013 में संकल्पना आई थी और इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनाया था, तो ये किसके रिकमेंडेशन पर अपनाया गया था? तो याद रखना कि इसे नाचिकेत मोर कमेटी के मतलब रिकमेंडेशन पर इसे अपनाया गया था। और ये जो डिफ्रेंशिएटेड बैंक्स होते हैं इसमें क्या क्या कौन कौन से प्रकार के बैंक शामिल होते हैं? जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, पेमेंट बैंक हो गया, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो गए, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हो गई, रीजनल रूरल बैंक हो गए, लोकल एरिया बैंक्स हो गए वगैरह इसमें शामिल होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लग चुका है? तो फिलहाल तो कभी नहीं लगा, विकल्प डी उत्तर होगा। एक प्रश्न एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो वित्तीय आपातकाल है इसका वर्णन किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है? तो 360 के अंतर्गत, आर्टिकल 360। भारत का वन्यजीव संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? इसको एग्जैक्टली लिखेंगे भारतीय वन्यजीव संस्थान। तो ये स्थित है आपका देहरादून में, विकल्प सी आपका करेक्ट है, ध्यान देना। और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, कई बार ये भी पूछा जाता है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में इसकी स्थापना की गई थी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। अगला है, वन धन विकास योजना के अंतर्गत किस राज्य को आदर्श यानी कि मॉडल स्टेट के रूप में घोषित किया गया है? वन धन विकास योजना के अंतर्गत मणिपुर को, विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है, मणिपुर को। अब ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो योजनाएं नई आएंगी वो आप ध्यान में रखना, ठीक है। ये जो योजना थी 2019 की थी, तो 2021 में पूछ ली गई थी। अक्टूबर 2019 में इस कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से मणिपुर में कुल 100 वनधन विकास केंद्र जो थे वो स्थापित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर किस पूर्व भारतीय केंद्रीय मंत्री के नाम पर रखा गया है? इसका उत्तर विकल्प बी है, यानी कि जो बदले हुए नाम है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
दीपोत्सव 2019 का आयोजन यूपी के अयोध्या में किया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद है विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला महानिदेशक नगोजी ओकोंजो इवेला, ये नाइजीरिया की हैं और वर्तमान में भी यही अध्यक्ष हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फिर से हो सकता है, ठीक है। इसके बाद है शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP 2020 को सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया था, तो ये था कर्नाटक, विकल्प सी। कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है, तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि क्वाड में कौन कौन शामिल है, इंडिया है, अमेरिका है, US, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है, ये 4 देश में शामिल हैं। दक्षिण कोरिया इसमें शामिल नहीं है। हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपसे ये पूछ लें कि 2024 में जो क्वाड देशों की बैठक है कहाँ पर हुई, तो याद रखना कि US में हुई थी और ये 6ठी बैठक थी, 6 लेवल की बैठक थी, ठीक है। इसके बाद है शिक्षक के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कौन करता है, तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उसके मुताबिक आपका आंसर विकल्प ए है, FIACS के द्वारा। और ये जो FIACS है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। और ध्यान देना कि ये फ्लैंडर के द्वारा निगमित किया गया था, तो विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। संकेतों की मदद से आंकड़ों में चित्रमय प्रस्तुति को क्या कहते हैं, तो इसे कहेंगे पिक्टोग्राफ, विकल्प बी आपका करेक्ट है। सबके लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन 1990 में किस स्थान पर हुआ था, सबके लिए शिक्षा, इसके लिए एक विश्व सम्मेलन हुआ था 1990 में, ये थाईलैंड में हुआ था, विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। और ध्यान देना कि यहाँ जोमैटियन सम्मेलन भी इसे कहा जाता है क्योंकि ये जोमैटियन में हुआ था, थाईलैंड का एक स्थान है जोमैटियन, वहीं पर ये सम्मेलन हुआ था, तो इसे जोमैटियन सम्मेलन भी कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च शिक्षा को क्षेत्रवार नियंत्रित करने के लिए UGC ने पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलोर में 6 केंद्र स्थापित किए हैं। तो ये जो केंद्र खोले गए थे ये 1994-95 में खोले गए थे, विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। पूछ रहे हैं कि निम्नांकित में से किसमें यादृच्छिकरण यानी कि रैंडोमाइजेशन नहीं किया जाता है, तो जो स्वदेश न्यायाधीश होते हैं यानी कि परपेजिव सैंपलिंग होती है उसमें जो है रैंडमाइजेशन नहीं किया जाता है, विकल्प बी इसका करेक्ट है। डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई होती है बिट, जैसा कि आप जानते ही हैं, विकल्प ए आपका करेक्ट है। इसके बाद है इंटरनेट शब्दावली में जो IP का अर्थ होता है इसका मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, विकल्प भी सही है। डिजिटल स्टोरेज में जो ब्लू रे डिस्क होती है, ब्लू रे डिस्क क्या होती है, ये DVD का ही एक परिष्कृत नाम था, एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस होती थी, तो यहाँ पर विकल्प बी आपका करेक्ट है। और पूछ रहे हैं कि कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो आउटपुट में प्रिंटर जो होता है ये तो आउटपुट है, प्लाटर भी आउटपुट है, वीडियो भी आउटपुट है, लेकिन स्कैनर ये इनपुट डिवाइस में आएगा, ठीक है, तो विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर जो 30 प्रश्न पूछे गए थे ये सभी प्रश्न आपके सामने हैं और उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको बहुत अधिक हेल्प मिलेगी आपकी तैयारी में। जो लोग एजुकेशन सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो लोग बिल्कुल रेडी हो जाएं, उनकी क्लासेज भी जल्दी स्टार्ट हो रही हैं और GS के लिए मॉक टेस्ट आपको प्रतिदिन यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, तो कोई भी मॉक टेस्ट आपका छूटना नहीं चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।